प्यारे बच्चों नमस्कार। सरस्वती शिशु मंदिर के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस विषय के 30 महत्वपूर्ण परीक्षा में आने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और यह हमारा 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग नंबर 10 है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। पहले प्रश्न में पूछा है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। बताइए, आंसर कमेंट करिए। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही जवाब होगा शुद्ध जल का पीएच मान आपको याद रखना है 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। ऑप्शन डी पहले प्रश्न का सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न में दिया है समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा है? समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा है? पहला विकल्प देखिए सोडियम क्लोराइड है, बी है जिंक ऑक्साइड, सी है सोडियम कार्बोनेट और डी है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इसमें आपको बताना है कि समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण जो है वह हमारा सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण हो जाएगा और इसका सूत्र जो होता है NaCl होता है। तो दूसरे प्रश्न का ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड हमारा सही जवाब रहेगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 में पूछा है पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में जल का परिवहन पूछा जा रहा है किसके द्वारा होता है? तो इस प्रश्न को आप कैसे याद रखेंगे? तो इस प्रश्न को आपको याद रखने का एक तरीका बता रहा हूं। ज से आपको याद रखना है जाइलम। ज से आपको क्या याद रखना है? जाइलम। ज से आपको याद रखना है जाइलम, अर्थात जल का जो परिवहन होता है पौधों में वो जाइलम के द्वारा होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में हमसे पूछा है कि मधुमक्खियों का पालना यह क्या कहलाता है? बताइए, मधुमक्खियों का पालना यह क्या कहलाता है? पहला विकल्प है सेरिकल्चर कहलाता है, बी दिया है एपीकल्चर कहलाता है, सी हॉर्टिकल्चर कहलाता है और डी है पीसी कल्चर कहलाता है। तो मधुमक्खियों का पालना याद रखिए इसको एपीकल्चर कहा जाता है। मधुमक्खियों का पालना इसे क्या कहा जाता है? एपीकल्चर। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न में पूछा है मनुष्य की मुख गुहा में किसका पाचन प्रारंभ होता है? मनुष्य की मुख गुहा में किसका पाचन प्रारंभ होता है? प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो मनुष्य की मुख गुहा है इसमें किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है। ऑप्शन नंबर सी कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न में पूछा है सूर्य की सतह का ताप कितना होता है? बताइए, सूर्य की जो सतह है उसका ताप कितना होता है? पहला विकल्प है 600 केल्विन, बी है 2000 केल्विन, सी है 6000 केल्विन और डी दिया है 7000 केल्विन। तो हमारे इस प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर क्या रहेगा? तो याद रखिए सूर्य की जो सतह है उसका ताप जो होता है यह 6000 केल्विन होता है। सूर्य की सतह का ताप 6000 केल्विन होता है। ऑप्शन नंबर सी 6000 केल्विन सही उत्तर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न में पूछा है पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी है? बताइए, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी है? तो पदार्थ की मुख्य रूप से आपने 3 अवस्थाएं पढ़ी होगी, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन यहाँ पर हमें पदार्थ की चतुर्थ अवस्था बताना है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी होती है? तो याद रखिए पदार्थ की चतुर्थ अवस्था इसे प्लाज्मा कहा जाता है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी है? तो प्लाज्मा है। ऑप्शन नंबर डी के साथ हमारा सही जवाब रहेगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 दिया है एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है? एलपीजी में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? पहला विकल्प है मीथेन, बी है ब्यूटेन, सी है SO2
और डी है CO2। बताइए एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है? तो याद रखिए एलपीजी में मुख्य रूप से जो गैस होती है उसका नाम है ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब रहेगा। और ब्यूटेन का सूत्र अगर एग्जाम में पूछा जाए तो इसका सूत्र होता है C4H10। C4H10 जो है यह ब्यूटेन का सूत्र रहेगा। मीथेन का सूत्र क्या होता है? मीथेन का सूत्र होता है CH4। CH4 मीथेन का सूत्र होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, जीवाणु की खोज किसने की थी? बताइए जीवाणु की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा जीवाणु की खोज की थी ल्यूमेनहोक ने। ल्यूमेनहोक ने जीवाणु की खोज की थी। प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, प्रश्न में पूछा है नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? बताइए नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 200, 206, 300 या 350? तो हमारा सही जवाब क्या रहेगा? नवजात शिशु में हड्डियों की जो संख्या होती है वो 300 होती है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी याद रखना है? 300 याद रखना है। अगर प्रश्न में पूछा जाए कि वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी है तो आपको 206 बताना है। वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या पूछी जाए तो आपको 206 बताना है। और प्रश्न में अगर आपको दिया हो कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है तो आपको आंसर 300 बताना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 11, प्रश्न में दिया है सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे हल्का तत्व बताना है कौन सा है। पहला विकल्प है हाइड्रोजन, बी है हीलियम, सी है लिथियम और डी है सोडियम। तो बताइए सबसे हल्का तत्व कौन सा होगा? तो सबसे हल्का तत्व अगर देखेंगे तो कौन सा है? सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। सबसे हल्का तत्व कौन सा तत्व है? हाइड्रोजन हमारा सही उत्तर रहेगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न में दिया है कि सूर्य की ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? बताइए सूर्य की ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है या किसके द्वारा उत्पन्न होती है? पहला विकल्प है आयनन के द्वारा, बी है नाभिकीय संलयन के द्वारा, सी है नाभिकीय विखंडन के द्वारा और डी है ऑक्सीजन के द्वारा। तो हमारा सही जवाब इस प्रश्न का क्या रहेगा? तो सूर्य की ऊर्जा जो उत्पन्न होती है प्यारे बच्चों यह ऊर्जा नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होती है। तो हमारा सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 13, प्रश्न में पूछा है दूरबीन का आविष्कार, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो हम सबको याद रखना है कि दूरबीन का जो आविष्कार किया था यह आविष्कार गैलीलियो ने किया था। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 14, प्रश्न में पूछा है नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में होता है? नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में होता है? मंदक के रूप में, बी है शीतलक के रूप में, सी है परिरक्षक के रूप में और डी है नियंत्रक के रूप में। तो बताइए हमारे इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा? तो याद रखिए नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का जो प्रयोग होता है यह मंदक के रूप में होता है। भारी जल का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। भारी जल का सूत्र अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो भारी जल का सूत्र होता है D2O। ये भी आपको याद रखना है। तो प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15, प्रश्न क्रमांक 15 में पूछा है प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, इसका कारण क्या है? प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार होता है, इसका कारण बताना है। पहला है जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, बी है जल का क्वथनांक घट जाता है, सी है भोजन कम ऊष्मा लेता है और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार होने का कारण क्या है? तो याद रखिए प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी तैयार होने का कारण है कि उसमें जल का जो क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण से भोजन कम समय में तैयार हो जाता है। तो प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 16, प्रश्न में पूछा है हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? बताइए हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या
कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है या फिर 5 है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? हाइड्रोजन के समस्थानिकों की जो संख्या है वो 3 है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी याद रखना है? याद रखना है कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 में पूछा है मानव आमाशय में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? मानव आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मानव आमाशय में पाया जाने वाला अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 में हमसे पूछा है सूखी बर्फ क्या है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। सूखी बर्फ क्या है? पहला विकल्प है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, बी है द्रव कार्बन डाइऑक्साइड, सी है बर्फ के क्यूब और बुरादा, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सूखी बर्फ क्या है? सूखी बर्फ आपको याद रखना है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। सूखी बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 है रक्त समूह की खोज। रक्त समूह की खोज किसने की थी? बताइए, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर ने की थी। किसने की थी? रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर ने की थी, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब रहेगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न में पूछा है दांतों तथा हड्डियों में, दांतों तथा हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? दांतों तथा हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दांतों और हड्डियों में जो तत्व पाया जाता है वो तत्व कौन सा है? कैल्शियम तथा फास्फोरस, ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 21 की ओर। प्रश्न क्रमांक 21 में दिया है किस विटामिन का संबंध रक्त का थक्का बनाने से है? बताइए, किस विटामिन का संबंध रक्त का थक्का बनाने से है? विटामिन ए का संबंध है, विटामिन बी का संबंध है, विटामिन सी का, या फिर विटामिन के का संबंध है? तो हमें प्रश्न में पूछा है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जिसका संबंध रक्त का थक्का बनाने से है? तो विटामिन के का जो संबंध है, इसका संबंध रक्त का थक्का बनाने से है। तो हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर डी विटामिन के हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 22। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? बताइए, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त होता है चीड़ से। किससे प्राप्त होता है? तारपीन का तेल चीड़ से प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 22 का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 में पूछा है मिनी माता रोग किस कारण से होता है? मिनी माता रोग किस कारण से होता है? पारे के कारण, शीशे के कारण, कैडमियम के कारण, या फिर जस्ते के कारण? तो प्यारे बच्चों, मिनी माता रोग जो होता है यह पारे की अधिकता के कारण होने वाला रोग है, मिनी माता रोग। और पारा को मरकरी भी कहा जाता है, इसका संकेत Hg होता है, और एग्जाम में इसका परमाणु क्रमांक आपसे पूछा जा सकता है। तो पारे का परमाणु क्रमांक भी आपको याद रखना है। तो जो पारा होता है या मरकरी भी इसको कहा जाता है, इसका परमाणु क्रमांक आपको याद रखना है, इसका परमाणु क्रमांक 80 होता है। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 24। पौधों में वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? बताइए, पौधों में वृद्धि करने के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? पहला विकल्प है 6 तत्वों की आवश्यकता होती है, बी है 10 तत्वों की, सी है 16 तत्वों की, और डी है 21 तत्वों की। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा? तो पौधों में वृद्धि के लिए जो आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है उनकी संख्या 16 है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 25 आपके सामने है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? पहला विकल्प है सोडियम कार्बोनेट, बी है सोडियम बाइकार्बोनेट, सी है सोडियम क्लोराइड, और डी है सोडियम नाइट्रेट। तो बताइए बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है?
तो इसका सही जवाब होगा बेकिंग सोडा। इसका रासायनिक नाम जो होता है यह सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट यह बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है। और इसका सूत्र भी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो इसका सूत्र याद रखिए NaHCO3। यह सूत्र किसका होता है? बेकिंग सोडा अर्थात सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र रहता है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 26। प्रश्न क्रमांक 26 है, किसकी उपस्थिति के कारण जो चूने का पानी होता है उसका रंग दूधिया हो जाता है? बताइए किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी दूधिया हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, बी है नाइट्रोजन के कारण, सी है ऑक्सीजन के कारण और डी दिया है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। तो हमारा सही जवाब क्या रहेगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण जो चूने का पानी होता है उसका रंग दूधिया हो जाता है। तो प्रश्न संख्या 26 का ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड हमारा सही जवाब रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27। प्रश्न में पूछा है मनुष्य की सुनने की क्षमता कितनी होती है? बताइए मनुष्य की जो सुनने की क्षमता है वो कितनी होती है? तो मनुष्य 20 हर्ट्ज से लगाकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति को सुन सकता है। तो हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर बी के साथ रहेगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 28 की ओर। प्रश्न में पूछा है विटामिन क्या होते हैं? बताइए विटामिन क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं, अकार्बनिक यौगिक होते हैं, जीवित जीव होते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा सही जवाब क्या रहेगा? याद रखिए विटामिन जो होते हैं यह कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन क्या होते हैं? तो आपको याद रखना है कार्बनिक यौगिक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 29 की ओर। प्रश्न में पूछा है भोजन के किस वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक किसमें होती है? बताइए किस वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक किसमें होती है? विटामिन में, वसा में, कार्बोहाइड्रेट में या फिर प्रोटीन में? तो हमारा सही जवाब क्या रहेगा? तो याद रखिए भोजन के किस वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो सर्वाधिक मात्रा वसा में होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब रहेगा। और अब बारी है आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की, प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 में पूछा है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बताइए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पहला विकल्प है यकृत, बी है अग्नाशय, सी है अवटु ग्रंथि और डी है आमाशय। तो इसमें हमारा सही जवाब क्या रहेगा? तो याद रखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा अंतिम प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो में हमने टोटल 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया और ये इसका भाग नंबर 10 था। अगर ये 30 प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, अपने बाकी साथियों तक शेयर करना है ताकि वो भी अच्छी तैयारी कर सके। और इसी प्रकार के नए वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि नए वीडियो जो आने वाले हैं वो आपको मिल सके और आप कक्षा 10वीं विज्ञान विषय में अच्छी तैयारी करके अच्छा स्कोर कर सके। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।